हेलो दोस्तों, आईटीआई प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए सीबीटी एनालिसिस अगस्त 2024 मेन एग्ज़ाम का पेपर एनालिसिस यहाँ से हम करेंगे कि किस प्रकार से सीबीटी पेपर आया था और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और 100% सफलता के लिए हमारे साथ तैयारी करें ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इम्प्लॉयमेंट स्किल के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इससे पहले मैंने एक पहला सेट जो था इसका वो मैंने वीडियो डाल रखा है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके आपको पुराना वीडियो भी आप देख लीजिएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सही सफलता मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको बात करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का ये 3 सितंबर 2024 को पेपर हुआ था, जो है 12:15 से 14:15 का होता है। एक्चुअली 2 घंटे का पेपर होता है ये। ठीक है, तो अभी इसमें जो ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इम्प्लॉयमेंट स्किल सभी क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम स्टेप करते हैं, ट्रेड थ्योरी से चालू करते हैं। ट्रेड थ्योरी में देखिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ कार्य करता है। ठीक है, तो जो उदासीन ऊर्जा मीटर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो एकल चरण अवयव यानी एकल सिंगल फेज एलिमेंट पे आपका काम करता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक शाखा के साथ समांतर सर्किट खोलने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक शाखा में समांतर सर्किट अगर हम खोल देंगे तो क्या होगा, उस शाखा में कोई करंट प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देख, ट्रांसफार्मर में कोर लॉस का निर्धारण कैसे करें। तो ट्रांसफार्मर में कोर लॉस का निर्धारण होता है ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग। ओपन सर्किट टेस्ट और क्लोज सर्किट टेस्ट दो होते हैं, लेकिन जब हम कॉपर लॉस की बात करते हैं हम लोग तो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और जब आयरन लॉस की बात करते हैं तो क्लोज सर्किट टेस्ट होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, ओपन सर्किट टेस्ट होगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है। तो नियॉन लैंप जो होता है उसमें क्या होता है, गैस होती है, गैस। तो गैस का आयनीकरण होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो डी आंसर होगा, देखिए गैस आयनीकरण इफेक्ट यानी गैस आयनीकरण प्रभाव, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इस चित्र में दिखाया गया है कि यूजी अंडरग्राउंड केबल में एक्स चिन्हित भाग का क्या नाम है। जो एक्स चिन्हित भाग होता है जो केबल के ऊपर चढ़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड सीट बोलते हैं। ठीक है, लेड सीट का काम ही है कि नमी को रोकने का काम अंदर होता है, और उन जो केबल्स होती है उनको जकड़ बनाए रखने के लिए। तो लेट सीट होगा इसका, यानी बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। तो इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का निर्गत स्थान, हीटर का पॉइंट है ये। हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है, यानी कि हीटर किस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा अधिक जो है क्या करेगा, एक्सेस देगा, यानी कि सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3 ऑप्शन देख लीजिए आपके पास। तो एक तो ये है, क्या है, लो पे है, सी में देखेगा, फिर लाइव, मीडियम ग्राउंड के साथ है, और एरएल और एम के साथ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा हीटिंग उत्पन्न होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा पोजीशन 2। पोजीशन 2 आप देख लीजिए। तो पोजीशन 2 में क्या हो रहा है, दोनों कॉइल्स को बराबर सप्लाई मिल रही है, इस कारण क्या होगा, इसमें ये ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं
खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य मोटर यानी कि जो हमारी फूड मिक्सर होती है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम लोग उसमें यूनिवर्सल करते हैं, क्योंकि हमको एसी और डीसी दोनों में चला सकते हैं उनको, तो इसीलिए, और हाई स्पीड टॉर्किंग चाहिए होता है, तो इसीलिए हमको वहाँ पे क्या यूनिवर्सल मोटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ का सी राइट आंसर होगा। डी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आरएलसी शरीर परिपथ में प्रतिबाधा जेड की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो जेड का जो होता है क्या होता है? जेड अंडर रूट आर स्क्वायर, आरएलसी सर्किट की बात कर रहा है ना, तो आरएलसी का क्या होगा? जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक एलडीआर का प्रतिरोध क्या होगा? तो जब हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो जो एलडीआर होता है तो क्या करता है? वो रेजिस्टेंस अपना डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? डिक्रीज, यानी इसको घटा देता है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। यानी जितना हम प्रतिरोधक आश्रित प्रतिरोधक करेंगे तो एलडीआर की तीव्रता, अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो क्या करता है? रेजिस्टेंस को घटा देता है, डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 10वें क्वेश्चन करने हैं। मौजूदा अर्ध इलेक्ट्रोड के अर्ध प्रतिरोध का मान को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो मौजूदा इलेक्ट्रोड में अगर उसको अर्थ रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको गीला रखना पड़ता है। तो अर्थ पिट को हमेशा गीली अवस्था में रखना पड़ता है। तो अर्थ पिट को हमेशा गीली अवस्था में रखने के लिए हम दो ही तरीके कर सकते हैं, कोयला और चारकोल जिसको बोलते हैं उसका उपयोग करेंगे, नमक यूज करते हैं, और साथ में वहाँ पे नीचे तक पानी पहुँचाने के लिए हमें एक पाइप की ज़रूरत पड़ती है, जिसके द्वारा हम क्या करें? इसको टाइम पे उससे पानी देते रहेंगे, जिससे क्या होता है? नमी बनी रहेगी। जब नमी बनी रहेगी तो हमारा जो अर्थिंग हो गया वो क्या होगा? वो कम प्रतिरोध मान दर्शाता रहेगा। तो यहाँ पे बी जो इसका है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की लोग बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन। थ्री फेज प्रणाली में बहुत कम लैगिंग पावर फैक्टर का मुख्य कारण क्या है? तो जो थ्री फेज प्रणाली होती है उसमें लैगिंग पावर फैक्टर बोलते हैं जिसको। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब होता है कि करंट वोल्टेज से जो क्या होता है पिछड़ जाती है। तो उसमें क्या होता है? तो अधिक प्रेरक भार के कारण क्रियाशील शक्ति, यानी कि जब हमारे सर्किट में क्या होता है कि बहुत सारे इंडक्टिव कंपोनेंट जोड़ दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा जो है थ्री फेज प्रणाली में पावर फैक्टर जो कहता है लैगिंग कर जाता है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? पोल माउंटिंग वितरण ट्रांसफार्मर में कौन सी शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो पोल माउंटिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं? जो पोल माउंटिंग है, जो ट्रांसफार्मर जो क्या पोल पे लगाते हैं, तो जो पोल पे लगाते हैं उसको ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल में होता है। तो इसमें ऑयल भी भरते हैं और एयर द्वारा भी, दोनों कंडीशन में हम उसको क्या करते हैं? शीतलन करते हैं। तो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पता है, आग बुझाने में स्मूदरिंग क्या है? तो आग बुझाने में कई सारे प्रोसीजर होते हैं, कई स्टेप होते हैं कि उसको किस प्रकार से खोला जाता है, एक्सटिंग्विशर को किस प्रकार से उसको एम किया जाता है। तो उसी के अंदर भी पूछा गया आग स्मूदरिंग क्या है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना होता है। ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मूदरिंग कहते हैं। यानी कि अगर हम ईंधन में से ऑक्सीजन को अलग कर दें, या ऑक्सीजन कर दें, या हीट को अलग कर दें, तो उस कंडीशन में क्या हम आग को बुझा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन की ही आपूर्ति को बंद कर देंगे तो क्या होगी? हमारी आग बुझ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्मूदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 14 क्वेश्चन। तो सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है? तो पीवीसी जो पाइप होती है वो ठंडी पाइप होती है, उसको मोड़ने के लिए, ठीक है, मोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए अधिकतम? तो अधिकतम कितना चाहिए? 25 mm का होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम मोड़ सकते हैं। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? थ्री फेज प्रणाली में प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या है? यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और स्पष्ट शक्ति 5 किलोवाट है तो
तो इसमें क्या करना, सक्रिय शक्ति जिसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं, और स्पर्शन यानी प्रेंट पावर जिसको बोलते हैं। तो हमें क्या बनाना, प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव पावर की हमें बात कर रहा है। तो रिएक्टिव पावर हमें निकालना है। तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाता है, तो इसका जो हमेशा आंसर आएगा, इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, 3 किलो VAR का आएगा। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। ठीक है, रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है, रिलेक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर, एम्पियर टर्न्स होती है। ठीक है, रिलेक्टेंस की एम्पियर टर्न्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, स्टार संयोजित प्रणाली में लाइन वोल्टेज V और फेज वोल्टेज VP के बीच क्या संबंध होता है। ये क्वेश्चन भी हर बार किसी न किसी क्वेश्चन में सेट में साथ में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो होता है VL√3 VP होता है। ठीक है, क्योंकि लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है और उसके फेज वोल्टेज की बात कर रहा है, तो ये इसका होता है √3 गुना होता है। तो लाइन वोल्टेज जो होती है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होती है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 18वें क्वेश्चन की, यदि विद्युत आवेश Q तथा वोल्टता V है और धारिता C है तो इसका अपविष्ट क्या होगा। यानी कि धारिता Q आवेश और वोल्टेज के बीच जो संबंध होता है उस सूत्र को बताना हमें। तो उसका सूत्र होता है C बराबर Q/V होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं आप कि V बराबर CQ या Q बराबर CV बोला जाता है, सॉरी, Q बराबर CV। तो यहाँ पे Q बराबर CV से तो हमको C निकालना, इसमें C दिया है तो C के साथ देखिए Q/V दिया हुआ है, यानी A इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका A राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2000 एम्पियर रेटिंग के से ऊपर किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमारा अगर 200 एम्पियर से अधिक जो है रेटिंग है धारा की, तो हमें क्या करेंगे, वहाँ पे MCCB और मॉड्यूल्ड केस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, यदि एक सेल को समांतर परिपथ में संयोजित किया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि एक सेल को समांतर परिपथ में विपरीत ध्रुव के साथ जोड़ा दिया जाए तो क्या हो जाए, वो लघुपथ ही हो जाए, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समांतर में जोड़ देंगे तो ठीक है, तो प्लस और माइनस आपस में जुड़ के कर शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी इसका ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 21वां क्वेश्चन, धातु नलिकाओं को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो धातु नलिकाओं को मोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हिक्की क्या होता है, एक तरह का बोलते हैं स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग टाइप की होती है, जिसको क्या करते हैं हम, क्या करते हैं धातु यानी जैसे कॉपर की पाइप हो गई, उनको मोल्ड करना हो तो क्या करते हैं, उनको मूंद के उसके अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद जब मोड़ते हैं तो क्या, जिस जगह से मोड़ होता है तो वहाँ से वो पिंच नहीं होती है, तो इससे क्या होता है, हमारी पाइप जो है अच्छे से कार्य करती रहती है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 22वें क्वेश्चन की, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान होता है, इसमें द्वितीयक वाइंडिंग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम प्राइमरी वाइंडिंग में ही टैपिंग के द्वारा जो है निकाल लिया जाता है, इसमें द्वितीयक वाइंडिंग को हम अलग नहीं बनाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 23वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है, इससे दिक्कत हो रही है। ठीक है, 23 क्वेश्चन के बाद, एसी आपूर्ति की कौन सी शक्ति वाट मीटर द्वारा मापी जाती है। तो एसी शक्ति के वाट मीटर द्वारा कौन सी मापी है, ट्रू पावर, जिसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक पावर बोलते हैं। ठीक है, ट्रू पावर को हम लोग किसके द्वारा, वाट मीटर के द्वारा नापा जाता है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 24 क्वेश्चन, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु तो कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी में क्या होता है, ऋणात्मक प्लेट, यानी कि उसकी नेगेटिव प्लेट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पंज यानी स्पंजी लेड, यानी कि स्पंजी लेड सीसा जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज में
संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जब संतुलन की स्थिति होती है यानी कि जीरो कंडीशन आएगी तो उस समय क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो उस समय गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो होती है वो शून्य होती है, यानी कि नील डिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 26वां क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। तो चित्र में देखिए क्या बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल कटिंग या साइड कटिंग प्लायर बोला जाता है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो 27वां केबल क्या कहता है, अंडरग्राउंड यूजी केबल में बेड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है? जो बेड इंसुलेशन होता है उसको क्या उद्देश्य होता है? तो बेड इंसुलेशन क्या, धात्विक कवच को रक्षण, क्योंकि अगर इंसुलेशन करेंगे तो उसमें क्या मूर्छा लग जाएगा तो उसको टूटने की खराब रहेगा, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक कवर डालते हैं, सबसे जो लास्ट कवर होता है प्लास्टिक उसका होता है, पीवीसी का होता है, तो उसका धात्विक कवच को क्या है, संरचना प्रदान करने के लिए हम लोग उसको लगाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, डी राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर, सॉरी डी, सी राइट आंसर होगा। अब नीचे दिए गए चित्र में क्या है, एक रिले है, इस रिले का इसमें नाम बताना है, तो इसको बोलते हैं लोग ड्राई रीड रिले बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, हेड लॉग वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? तो हेड लॉग वायरिंग इंस्टॉलेशन में क्या होता है, यानी कि लग वायरिंग यानी कि शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट वायरिंग है, तो क्या होगा, हमारा मेगर जो होगा वो 0 मेगा ओम का नोटेशन देगा, यानी उस पर कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओम मीटर में गैर रैखिक पैमाने को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें किस प्रकार से वर्गीकृत किया, देखिए यहाँ पहले 0 से कितना चला गया है, ठीक है, ओम है, किलो 10 किलो ओम तक है। ठीक है, यहाँ से चालू हुआ देखिए 0 ओम, 100 ओम, 280, तो इस रेखी पैमाने को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस पैमाने को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है, घटेगा, तो उसी अनुसार ये काम करता है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो 3 चरण सर्किट की धाराएं किस लोड की स्थिति में समान होती हैं? तो यानी कि 3 फेज की जो सप्लाई होती हैं उसकी धारा जो है किस समान में समान होगी, तब क्या हो गया, संतुलन अवस्था में होती है। ठीक है, एट अ बैलेंस लोड, यानी कि सभी अगर फेजों पे बैलेंस लोड है, यानी सर लोड बराबर है, तो क्या होगा, हमारा सर्किट में जो धाराएं भी होंगी वो क्या होंगी, समान हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ठोस अचालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है? तो ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है, यानी लचीलापन होता है, ताकि वो टूटे नहीं जल्दी से। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 33 क्वेश्चन हुआ कि यदि इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिए गए चमकदार प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो अगर एक सॉलिड एंगल पे अगर लुमिनस फ्लक्स का निकालना है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लुमिनस इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की तीव्रता। तो इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चित्र में दिखाए गए अर्थ प्रतिरोध का माप की कौन सी विधि है? तो ये अर्थ प्रतिरोध जो नापा जा रहा है चित्र में, ठीक है, इस विधि का नाम क्या है आपको वो बताना है, तो इसको बोलते हैं फॉल पोटेंशियल विभव। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है पीछे सेट्स में आ चुका है। ठीक है, तो रिपीट क्वेश्चंस है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? एब्सोल्यूट जिसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं क्या होता है, स्पर्श रेखीय गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, एक निरपेक्ष उपकरण होता है। जबकि एनर्जी मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है, रिकॉर्डिंग के वाले होते हैं, ये रिकॉर्ड इंडिकेटिंग टाइप के होते हैं। एनर्जी मीटर रिकॉर्डिंग टाइप का है और एमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है, इंडिकेटिंग टाइप का होता है। लेकिन जो हमारा निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है, इसका यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन, यदि श्रृंखला परिपथ में एक प्रतिरोध खोल दिया जाए तो क्या होगा?
तो श्रृंखला परिपथ में क्या होगा, हम एक प्रतिरोध को अगर खोल देते हैं तो क्या होगा, हमारा सर्किट पूरी कंप्लीट नहीं होगी, यानी कुल आनुपातिक वोल्टेज खुले हुए प्रतिरोध पर दिखाई देगा। यानी कि जो पॉइंट खोला होगा उसी पे सारी वोल्टेज जाएगी, उसके आगे कहीं भी सप्लाई आगे फॉरवर्ड नहीं होगी, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 37वां क्वेश्चन, वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो वायरिंग में पाइप जंपर का उपयोग हम लोग कहते हैं दीवार पर छेद बनाने के लिए करते हैं, टू मेक अ रफ होल ऑन द वॉल। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, बैटरी की क्षमता कैसे निर्धारित की जाती है। तो बैटरी की क्षमता कहते हैं एम्पियर आवर में की जाती है, जिसको हम लोग AH में शॉर्ट फॉल बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए टेट थ्योरी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन की यहाँ जो है 6 क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। और यदि हमारा चैनल आपको सही लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 0.01 का वर्ग क्या है, यानी का स्क्वायर लगाना है। तो स्क्वायर लगाने के लिए क्या, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब क्योंकि 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि उसको जो करेंगे 2 अंकों का 0 करेंगे तो कितने 0 चढ़ेंगे, 3 0 चढ़ेंगे। ठीक है, 3 0 चढ़ा देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि इसका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दूसरा, 259 का वर्गमूल निकालना है यहाँ पे। तो 259 किसका होता है, वर्गमूल होता है वो 23 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 23 का वर्गमूल होता है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। तृतीय ऑर्डर लीवर यानी कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक का जो है उदाहरण बताना है यहाँ पे। तो कॉमन बैलेंस है नहीं, तो फोर्सेप्स यानी कि जो हाथ की जो कोहनी होती है, कोहनी और हाथ को मिला करके अगर जोड़ेगा तो जो कोहनी से जो फोर्स करता है, यानी कि आलम्ब क्या होता है आपका बीच में होता है, तो उस कंडीशन में उसका तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस धातु में विद्युत सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो विद्युत सामग्री के रूप में लोहा होता है, फेरस मेटल उपयोग करते हैं, लोह धातु जिसको बोलते हैं, तो इसका सी राइट आंसर होगा। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, यानी किस प्रकार की 2 प्रणालियाँ हैं जो पाई जाती हैं। तो 2 प्रकार की मेन होती हैं, वो कहती है, पहले होती है फंडामेंटल और ड्राइव्स। फंडा मतलब मौलिक राशियाँ होती है जो किसी द्वारा नहीं बनाई जाती, वो फिक्स है। लेकिन जो ड्राइव्ड हैं वो क्या करता है, उनको मौलिक जो यूनिट्स होती है उनके द्वारा उनको ड्राइव किया जाता है, तो उनको बोलो होता है ड्राइव होता है। ब्रिटिश और मैट्रिक जो होती है मौलिक में आती हैं। ठीक है, केवल जो मौलिक और व्यतिक्रम यानी कि ड्राइव्ड होती हैं, ये केवल आती हैं हमारी 2 यूनिट्स प्रणालियाँ होती हैं। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन हो गया। 6ठे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ द इक्वल ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा के बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे बताना है आपको। तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड होता है यहाँ पर, या हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। ठीक है, या अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। ठीक है, या फिर एडजेसेंट टाइप हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो आप जैसे लोग जो हैं जो याद किया होगा आपने, लाल बटे कक्का से भी याद किया होगा, तो लंब बटे कर्ण जिसको बोलते हैं, यानी कि अपोजिट साइड यानी उसका लंब हो गया, और हाइपोटेनस यानी उसका कर्ण हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैथ के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करता है, इस त्रिभुज का नाम बताइए। जो चित्र में त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का क्या नाम है। आपको त्रिभुज दिखा रहे हैं, त्रिभुज कौन सा है ये, 90 डिग्री ना, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, राइट एंगल है, तो इसका नहीं बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए हम लोग करते हैं, सर्कल को ड्रा करने के लिए, यानी इसका वृत्त को बनाने के लिए हम लोग करते हैं कंपास का। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है। तो इसमें जो तीर का एरो होता है उसमें कौन सा सही ये बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तीर एरो यहाँ ड्राइंग में दिखाते हैं तो उसका रेशियो कितना होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। तो एक ये देखिए 1:3 रेशियो में है, नहीं है, ये वाला बी वाला भी नहीं है। ठीक है, सी भी 1:3 के रेशियो में है। ठीक है,
और डी क्या है, इस तरह एरो, यानी कि जो एरो हम डिसाइड करते हैं, जो बनाते हैं ड्राइंग में मापन के लिए, तो वहाँ पे हम लोग सी वाला ऑप्शन, यानी कि उसका 1/3 रेशियो का यहाँ देखिए बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, एसआई मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो इसमें ड्राइंग आयाम सही है, तो इसमें देखिए ऑप्शन, तो इसमें आयाम वही देखना है आपको, एरोस चेक करने हैं कि कौन सा एरोज यहाँ सही से ढंग से डिज़ाइन किए गए हैं। तो ए वाले में देखिए कोई इशू है यहाँ पे कि रेशियो 1:3 का रेशियो जो है फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें भी देखिए यहाँ फॉलो नहीं किया है, तो बी भी नहीं होगा। ठीक है, सी में देखिए सारे वैल्यूज़ को आपस में डिजाइन किया गया है, यानी इसको सही से डिसाइड किया है, यानी इसका जो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। डी भी देखिए यहाँ पे भी इनबैलेंस है। ठीक है, यानी जो मापन का तरीका वो गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, लाइन बी को पहचाने। इसमें लाइन बी है, इस लाइन बी को पहचानना है, ये देखिए यहाँ पे। तो लाइन बी का क्वेश्चन क्या होता है, यानी कि ये लाइन सी है, देखिए लाइन बी, इस लाइन बी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बताना है यहाँ पे। और इन क्वेश्चंस को क्या है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस लगभग क्या होते हैं कि ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लगभग सभी सेट में सेम ही रहता है, केवल बस स्टेट थ्योरी के क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैथ में चेंज हो जाते हैं, लेकिन ड्राइंग के फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो डायमेंशन लाइन यहाँ से इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, सही संरेखित सिस्टम आयाम क्या है। तो सही संरेखित सिस्टम आयाम क्या है, तो इसमें आयाम यानी कि जो सही से मार्किंग की गई है, उन मार्किंग आयाम को कौन सा कहेंगे। तो ए तो है नहीं, बी में भी सही नहीं है, तो सी इसका जो क्या है, राइट आंसर है। जो सी में क्या होगा, सही सारे मापन किए गए हैं और सही ढंग से किए गए हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो तरीका है पहचानने का, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आईटीआई में जो आपका ड्राइंग का टीचर हो, ठीक है, उससे आप कन्फर्म करें और उससे बात करेंगे किस प्रकार से आपको मेजरमेंट किया जाता है और किस प्रकार से नोटेशन यहाँ पे दिए जाते हैं, किस प्रकार से एरो दिया जाता है, तो वो आपको वहाँ पर से डिसाइड कर पाएगा, तब आप यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आपको आसानी से कर पाएंगे। अन्यथा इन क्वेश्चन को समझाने में बहुत टाइम लगता है और आप, क्योंकि इसमें इमेज भी क्लियर नहीं होती है ढंग से, तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि अपने जो ड्राइंग के जो टीचर हैं उनसे आप कंसल्ट करके आप क्लियर करें कि ड्राइंग के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे नोटेशन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ड्राइंग के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लॉयमेंट स्किल के सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब होता है। तो एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी होती है जो हमें किसी कंपनी में इंटर होने की परमिशन देती है और वहाँ पे काम करने का अधिकार देती है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। बी क्वेश्चन को देखें, इनमें से कौन सा दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा यानी कि इंटरनेशनल यात्रा के लिए हमें किसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के जैसे आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वीज़ा की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन एक और ऑप्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट स्किल के क्वेश्चन भी लगभग क्या होते हैं कि रिपीट ही हो जाते हैं। तो जिससे पहले मैंने जो पिछला सेट कराया था तो वो जो क्या हुआ था, वो बैक पेपर का था, बैक पेपर 2023 का पेपर था। तो उसमें भी मैंने देखा कि सारे क्वेश्चन उसी से मैच करके इसमें मेन एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगा ताकि आप जो है आसानी से आप इस पेपर को पास कर सकें। तो अगर यदि आप हमारे पेपर को पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा देखेंगे एक बार, तो हो सकता है कि जो आने वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, तो आप आसानी से वहाँ पे पास हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्रिया का सही काल चुनें। तो क्रिया का सही काल क्या होगा, तो यहाँ पे आई म्यूज़िक एंड वाज चाइल्ड। तो आई हैड लर्नड म्यूज़िक व्हेन आई वाज चाइल्ड।
यानी जब मैं बच्चा था तब मैं म्यूज़िक सुनता था। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द साइलेंट लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ आंसर। ठीक है, आंसर के अंदर जो आंसर की जो स्पेलिंग होती है उसमें क्या है, साइलेंट वर्ड कौन होता है, तो उसमें साइलेंट वर्ड क्या होता है, डब्लू होता है। ठीक है, किसका होता है, ANSSER आंसर होता है, लेकिन इसमें बीच में डब्लू होता है, उसको बोलेंगे साइलेंट वर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो इसका डब्लू आंसर यानी डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी फंक्शन कुंजी आपकी फ़ाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है। तो फाइल का नाम बदलने के लिए होती है F2 की होती है। ठीक है, यानी स्क्रीन में जो फंक्शन स्पेशल फंक्शन कीज़ होती हैं उसमें एक होता है F2 फंक्शन। तो F2 को अगर हम किसी भी फाइल के ऊपर क्लिक करके अगर उसको हम F2 प्रेस करते हैं तो वो हमें रीनेम का ऑप्शन खोल देता है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। उसके बाद PIN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PIN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, तो PI इसका नहीं डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सक्रिय आवाज़ कौन सी होती है। तो सक्रिय आवाज़ को हम लोग बोलते हैं राम हैज़ पास द एग्ज़ाम। ठीक है, तो द बेल वाज कैच बाय हिम, द बॉल कैच बाय हिम यानी मैंने उस कैच द्वारा किया गया। वी वर ड्राइव होम बाय डैड, ठीक, ड्राइवन होम बाय डैड, मैं डर के साथ आया। तो इसमें क्या है, सक्रिय आवाज़, राम हैज़ पास द एग्ज़ाम यानी कि सक्रिय आवाज़ यानी एक्टिव साउंड के साथ नोटेशन दे रहा है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप और इंटरनेट से जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है। उसे बोलते हैं वाईफाई बोलते हैं। जो इंटरनेट से लैपटॉप या मोबाइल को जोड़ता है उसको हम लोग वो वाईफाई बोलते हैं। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो किस ओरिएंटेशन अभिन्यास में टेक्स्ट पाठ लंबाई तथा प्रिंट मुद्रित होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि जो प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटिंग दो प्रकार से होती है। एक होती है जिसको उसको लैंडस्केप बोलते हैं, एक बोलते हैं उसको पोर्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर लंबाई में करना होता है प्रिंट तो उसको बोलते हैं हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं, और अगर हमको हॉरिजॉन्टल में करना होता है प्रिंट तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो यहाँ पे हमें क्या कि लंबाई में बार प्रिंट करना है तो उसके लिए में क्या ऑप्शन आएगा, पोर्ट्रेट आएगा। तो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 11वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है। तो इसमें से एक आर्टिकल नहीं है, द आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, एन है, लेकिन इन जो है आर्टिकल नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमारे पीछे सेट में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक विकास मानसिकता वाला हमेशा व्यक्ति किस प्रकार से तैयार रहता है। तो बढ़े, बदलो और सीखो, यानी कि ग्रो, चेंज एंड लर्न। ग्रो मतलब विकास करो, चेंजेस करो अपने अंदर और सीखो, नया नया चीज़ें सीखो। तो इसका क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ग्राहकों की ज़रूरतों का सबसे अच्छा पहचानने का जो तरीका है, बाई टेकिंग अध्ययन में सर्वे, यानी कि ग्राहकों के बीच एक सर्वे रखें, रखें ताकि उनसे फीडबैक आप ले सकें अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो जो फीडबैक आप कस्टमर देगा उसी फीडबैक पे आपको काम करना होगा ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा हो जाए, और इससे कस्टमर का मूड भी चला गया तो आपका प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी होती रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोटिवेशनल को वर्गीकृत किया गया है। तो मोटिवेशनल को क्या होगा, इंसाइटिंग और इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल कॉपी भेजना चाहते हैं। तो यानी जिसको ईमेल को आपको भेजना है उसको, उसके ईमेल को कहाँ डालते हैं हम लोग, तो इसका क्या होगा, सी राइट आंसर यानी सीसी में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, टू में तो भेजने वाले का होता है, सब्जेक्ट में किस प्रकार से आप किस चीज़ का मेल भेज रहे हैं वो होता है, और सीसी में क्या होता है, हम एड्रेस ईमेल को जोड़ते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो इसमें टेलीफोन कॉल का कॉल बैक हो गया, होल्ड डाउन हो गया, पिकअप हो गया, तो ये सारे क्या हैं, फ़ोन के फंक्शंस हैं। लेकिन मेकअप अलग चीज़ हो गया, तो इसमें यहाँ पे ही बताना है कि अलग क्या है इसमें, तो इसका मेकअप अलग है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हमने, इट इज़ द बेस्ट टू आस्क, यानी कि प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। तो ओपन एंड क्लोज एंडेड, ठीक है, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ें उसको स्टार्ट करें तो उसको पोर्शन को पूरी तरह से क्लोज करें।
तो ठीक, यही सबसे ऑप्शन हो जाएगा, जो इसका सी जो होगा सबसे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग 18वें क्वेश्चन की, तो अनुचित पद को पहचानिए। यहाँ पे अनुचित क्या है, तो देखो पोल्यूशन के बारे में पूछ यहाँ दिया हुआ है, जैसे जब वाटर पोल्यूशन दिया है, ग्रीन पोल्यूशन दिया है, एयर पोल्यूशन दिया है, साउंड पोल्यूशन होता है। तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन ये तो पोल्यूशन है, बट ग्रीन पोल्यूशन कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग क्या है, वो ग्रीन यानी बी, ग्रीन है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अलग क्या होगा, एक कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान के लिए कौन सा पैसा आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल यानी जो कार्यकर पूंजी होती है, जिसमें आपको वेतन, बिजली का बिल, किराया, सारी चीज़ें देनी होती हैं, वो किसके अंदर आती हैं, वर्किंग कैपिटल के अंदर आती हैं। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा विराम चिन्ह का, दो इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, तो इसमें हम वो किसका, तो इज़ देयर एनी मतलब क्वेश्चन मार्क यानी किसका आएगा, यानी कि सब डी आएगा ऑप्शन, किसका आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक। तो इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कौन सा एक अच्छा संचार है, तो सबसे अच्छा जो संचार है वो संदेश का साफ और स्पष्ट होना, वो ज़रूरी होना है, तो सबसे अच्छा संचार माना जाए, तभी हम एक दूसरे की बात को समझ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के सातरिक स्थान भरें, ठीक है। तो द ट्रेन थ्रू द टनल, द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल, यानी ट्रेन जो है किसके थ्रू पास होगी, पास हो रही है किसमें, टनल से, तो क्या होगा, इज़ पासिंग, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वलिटी बोलते हैं, समानता का अधिकार बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कट कमांड, तो कट कमांड का जो कंप्यूटर में कमांड होता है उसका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स होता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी का होता है, कंट्रोल प्लस से सेलेक्ट ऑल का होता है, कंट्रोल प्लस वी इसका वेस्ट का होता है। तो हमें कट करने का पूछा है तो कंट्रोल एक्स होता है। अब 25वें क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रयुक्त परिवर्तन होते हैं, तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जल क्रांति, हरित क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो क्रांति होती है उसको बोलते हैं क्या, उद्योग क्रांति जिसको बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, तो अभी क्या है कि मैं सारे वीडियोस का लिंक जो है, प्रीवियस जो वीडियो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको वीडियोस को देख सकते हैं और इनकी तैयारी आसानी से करते रहें, ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से मार्क को गेन कर सकें। धन्यवाद।